अब तक आप लोगों को पता चल ही चुका है, 3 नया क्रिमिनल लॉज भारत देश में आया है। पुरानी सीआरपीसी, आईपीसी एवं एविडेंस एक्ट को हटा के, और ये नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब से जो पुरानी लॉज थे उसके ऊपर काम नहीं होगा। नया जो 3 कानून आया है इस पर ही सेक्शन बनेगा, इस पर ही इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रोसेस चलेगा। इसलिए ये 3 कानून जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके साथ अगर कोई क्राइम होता है या आप अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी तरह आप किसी क्राइम में फंस जाते हैं, तो कैसे आप खुद को बचाएंगे, कैसे आप बेगुनाही की सबूत को पेश करेंगे, कैसे उस प्रोसेस में आप खुद को हेल्प करेंगे, ये जानने के लिए आपको ये जो 3 लॉज है जानना जरूरी है। आज मैं ऐसे ही एक सेक्शन 41 सीआरपीसी, जो पुराने सेक्शन थे, इसके जो नया रिप्लेसमेंट आया है, ये रिप्लेस करके उसके बारे में ही बात करूंगा। सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो नया कानून है, इस कानून के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। नहीं तो अगर कोई पुलिस स्टेशन से आपके पास कोई नोटिस आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्यों आया है। क्या ये विटनेस नोटिस है, मतलब गवाही देने के लिए है, या क्या ये एक्यूज्ड, मतलब आप कानून के नजर में आरोपी है इसलिए है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, प्रोड्यूस करना है इसलिए आया है। आपको नया अगर कानून के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये नया कानून को जानना है, और मैं ऐसे ही नया नया जो कानून आया है इसके बारे में कंटिन्यूअस वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को जानकार करने के लिए। इस बार कहूंगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अर्थात इसका जो शॉर्ट फॉर्म है BNSS है। इसमें क्या क्या बदलाव आया है, क्या नई चीज ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ कहूंगा ये नोटिस कौन इशू कर सकता है, किस पर इशू होता है, क्यों इशू होता है, और ये नोटिस मिलने के बाद आपका मतलब जिस पर इशू होता है उसका ड्यूटी क्या बनता है, और ये नोटिस मिलने के बाद आपको खुद के बचाव के लिए क्या क्या करना होगा, और ये नोटिस देके कोई किसी को अरेस्ट कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, वो भी एकदम सिंपल वर्ड और सिंपल सेंटेंस में, जिससे आपको इजीली समझ में आए। कानून के जो गंभीर वर्ड और सेंटेंस है वो यूज करके अगर बताऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, और मेरा जो इस वीडियो का जो मोटिव है, इंटेंशन है वीडियो करने का, वो फुलफिल नहीं है। तो मेरा काम है आपको सिंप्लीफाई करके समझाना, वो आज मैं करूंगा। कौन ये नोटिस इशू कर सकता है और किस पर ये नोटिस इशू होता है, इसका ही आंसर मैं दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही पूरा सेक्शन खड़ा है। सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 BNSS के तहत अगर कोई एफआईआर कोई पुलिस स्टेशन में लॉज होता है और ऑफिसर इंचार्ज खुद या तो उसके कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर एफआईआर में आरोपी का नाम है या तो कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आयोग को मिलता है, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्रेडिबल मतलब जिस पर आयोग ट्रस्ट कर सकता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आयोग के पास आता है कि ये जो व्यक्ति है ये इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है, या ये इन्वॉल्व इस केस में है, इसका बहुत चांस है। या तो आयोग को कोई इन्वेस्टिगेशन करते करते डाउट होता है, या कोई गवाह किसी के नाम बोलते हैं, मतलब आरोपी के तौर पर किसी के नाम बोलते हैं, तो इसमें अगर आयोग को लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसको अभी अरेस्ट करने का जरूरत नहीं है, जैसे शक हुआ है, शक को मतलब संदेह को दूर करने के लिए और भी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे करने के लिए, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो आरोपी है इसको बुलाने की जरूरत है। जो एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड है वो भी हो सकता है, कोई किसी किसी को लगता है कि एफआईआर में मेरा नाम नहीं है तो 41 सीआरपीसी का नोटिस मेरे पास कैसे आया, ऐसा नहीं है।
अगर एफआईआर में हो तब भी आईओ आपको बुला सकते हैं, अगर नहीं है तब भी आईओ आपको नए जो सेक्शन है 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का नोटिस देके बुला सकते हैं। क्योंकि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आयोग को लगता है कि ये व्यक्ति उस केस में इन्वॉल्व हो सकता है तो आपको भी वो नोटिस देके आरोपी के तौर पर बुला सकता है और इंट्रोगेट कर सकता है। अगर आयोग को लगता है कि अभी अरेस्ट जरूरी नहीं है, अभी इंट्रोगेशन जरूरी है, तो अरेस्ट नहीं करके इंट्रोगेशन जरूरी है, तब ये नोटिस आरोपी के पास भेजा जाता है। और किसी किसी को थोड़ा डाउट है कि ये जो नोटिस वाला पोर्शन है, नोटिस वाला जो पार्ट है, ये 7 साल के नीचे वाला जो क्राइम है, जो पनिशमेंट है, उस पर लागू होता है। ये 7 साल के नीचे वाला पनिशमेंट में सिर्फ लागू नहीं होता है, इन ऑल केसेस लिखा है, मतलब हर केसेस में। मतलब अगर मर्डर केस होता है, अगर डकैती केस होता है, रोबरी का केस होता है, जो भी केस है, अगर आयोग को लगता है कि अरेस्ट अभी जरूरी नहीं है तो आयोग क्या कर सकता है, आयोग ये जो पहले वाला जो 41 सीआरपीसी का नोटिस था वो चेंज हो गया, अभी क्या हुआ है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का जो सेक्शन है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उस सेक्शन में नोटिस करके बुला सकता है। कैसे मालूम पड़ेगा ये एक्यूज नोटिस है? कहीं पर लिखा होगा? नहीं, कहीं पर भी लिखा नहीं होगा कि ये एक्यूज नोटिस है। आपको सेक्शन देख के मालूम करना पड़ेगा। सेक्शन से कैसे मालूम होगा? सबसे ऊपर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस अगर लिखा होगा तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नोटिस एक्यूज्ड के लिए है, मतलब आरोपी के लिए है। उसके नीचे एक्यूज्ड का नाम, मतलब आपके नाम पे अगर कोई नोटिस इशू होता है तो आपके नाम होगा। उसके नीचे आपका पापा का नाम, उसके नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आपका पता लिखा होगा। उसके नीचे कौन केस के रिगार्डिंग आपको बुलाया है, उस केस का नंबर, डेट, मतलब कौन डेट पे ये केस लॉन्च हुआ है, और सेक्शंस, मतलब कौन सेक्शंस के ऊपर केस लॉन्च हुआ है और कौन कौन सा एक्ट के ऊपर केस लॉन्च हुआ है, इसके बारे में वहां पर रहेगा। उसके नीचे क्यों आपको बुला रहे हैं ये रहेगा, मतलब ये जो एक्सटेंजर होगा एक पैराग्राफ में ये लिखा होगा। उसके नीचे कहां पर आपको जाना है, कौन सा डेट पर जाना है और कौन सा टाइम पर जाना है और किसके साथ आपको भेंट करना है ये मेंशन होगा। और उसके नीचे कौन ये नोटिस आपको भेजा है इसका डिटेल्स रहेगा, मतलब सब इंस्पेक्टर ने भेजा है, इंस्पेक्टर ने भेजा है या डीएसपी ने भेजा है, ये पर्टिकुलर्स उसके रहेगा। और कौन सा ऑफिसर ने भेजा है उसका नाम और उसका सिग्नेचर और डेट वहां पर रहेगा। और इसके साथ साथ कौन से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कौन सा पुलिस स्टेशन से ये आया है, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसका ऑफिस का एड्रेस, या पुलिस स्टेशन है तो पुलिस का स्टेशन के ऑफिस के एड्रेस वहां पर रहेगा। कभी कभी होता है कि ये नोटिस में और पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके फोन नंबर भी होते हैं, और उसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट है वहां पर डेट रहेगा, मतलब जब ये नोटिस इशू होता है इसमें डेट रहेगा। ठीक है, ये तो गया कैसे पहचानेंगे ये एक्यूज का नोटिस है। ये जो है ऐसे ही आपको पहचानना है, सेक्शन देख के आपको पहचानना है कि ये एक्यूज नोटिस है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन जो आता है ये है, क्या ये नोटिस मिलने के बाद हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना है? हाँ, आपको सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 बीएनएस के तहत आपको पुलिस स्टेशन में जरूर जाना है। मतलब ये नोटिस जो है उसका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, टर्म्स ऑफ कंडीशन में क्या होता है, वहां पर लिखा होता है कि इस डेट पर, इस टाइम पर, इस प्लेस पर जाना है। मतलब वो पुलिस स्टेशन भी हो सकता है या कहीं और जगह अगर आपको आयोग बुलाते हैं तो वहां पर जाना है, मतलब नोटिस को कंप्लाई करने आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या ये नोटिस मिलने के बाद बेल के लिए जाना होगा? देखिए, ये नोटिस मिलने के बाद आपको अगर आयोग अटेंड कर देता है, कंप्लाई करते हैं, तो आप जरूर बेल के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वहां पर जाने से खतरा है, अरेस्ट होने का चांस है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो केस है उसमें यह होता है कि वहां पर जाने से आपको डायरेक्शन देता है कि जाइए
और आयोग के साथ भेंट कीजिए और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कीजिए। तो ये डायरेक्शन रहता है। तो इसके बाद में आपका डिसीजन है, क्या आप आयोग के साथ भेंट करेंगे या एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दो रास्ता आपको बता दिया हूं। तो जो आपको ठीक लगे, जिस ऑप्शन में आपको जाना ठीक रहे, तो आप जा सकते हैं। लेकिन एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 के तहत आपको नोटिस को कॉम्प्लाई करने पुलिस स्टेशन में या जहां पर भी आपको बुलाया है जाना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या ये नोटिस देके पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 के तहत अगर कोई नोटिस कॉम्प्लाई करता है या नोटिस कॉम्प्लाई कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ऐसे चल रहा है, तो अरेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर अरेस्ट करने की जरूरत है तो चेकलिस्ट सबमिट करके, मतलब रीजन फॉर अरेस्ट सबमिट करके यो जो आयोग होता है ये अरेस्ट कर सकता है। क्या क्या रीजन के ऊपर अरेस्ट कर सकता है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको अरेस्ट कर सकता है कि आपको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे आयोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। आपको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये जो आरोपी है ये फिर से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है। इसको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे, ये जो बाकी केस का जो विटनेस है, ये केस का जो बाकी विटनेस है, इसको इंड्यूस कर सकता है, मतलब लालच दिखा सकता है, थ्रेट कर सकता है, मतलब केस में डिस्टर्ब कर सकता है। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये एक केस का जो एविडेंसेस है इसको डिसअपियर कर देगा, छुपा देगा या टेम्पर कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ये कर सकता है, ये चांसेस है, तो इसमें भी आपको अरेस्ट कर सकता है। और अगर लास्ट में जो है, अगर आपका जो प्रेजेंस है, आपका जो उपस्थिति है कोर्ट में, वो इंश्योर नहीं कर सकते कि ये अभी आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोर्ट में बाद में ना आए, ये भाग जाए, तो ये चांसेस में भी वो आपको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा और जस्टिफाई रीजन भी दिखाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसको जनरल डायरी में, उसके जो केस डायरी है वहां पर भी उसका उल्लेख होना है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको एक चेकलिस्ट सबमिट करना है, मतलब रीजन फॉर अरेस्ट नाम का एक फॉर्म होता है, उसमें उसको ये पॉइंट मेंशन करना है कि कौन से कारण ये आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 6, इसके तहत क्या है? इसके तहत अगर आप नोटिस कॉम्प्लाई करने पुलिस स्टेशन में या जहां पर भी आपको बुलाया है वहां पर नहीं जाते हैं, कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, आपको छुपा रहे हैं, आपका आइडेंटिटी जो है वो रिवील करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे अगर आप करते हैं तो ये जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये क्या कर सकता है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहां का, उस जुडिक्शन का, उसको रिपोर्ट दे सकते हैं कि ये आदमी, ये जो एक्यूज्ड है इस केस का, ये आरोपी है, ये नोटिस कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें केस का जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इसमें हैम्पर हो रहा है, तो इसको अरेस्ट करने के लिए एक ऑर्डर दीजिए। तो ये ऑर्डर अगर पास हो जाता है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर ये ऑर्डर पास करते हैं कि हाँ इसको आप अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्डर अगर पास होता है, उस ऑर्डर शीट के दम पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। नोटिस मिलने के बाद खुद के बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको क्या है, सबसे पहले नोटिस का जो कॉपी है उसको फोटो उठाना है, उसके बाद अगर हो सकता है तो जेरॉक्स करके संभल के रखना है, क्योंकि मोबाइल में कुछ डिलीट भी हो सकता है बाद में, तो ऐसे आपको रखना है। उसके बाद ओरिजिनल जो कॉपी है नोटिस के, उसको लेके और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है आपके पास अवेलेबल, उसको लेके पुलिस स्टेशन में या कहीं और जहां आपको बुलाया है, नोटिस में मेंशन है, वहां पर सही डेट और सही टाइम के अंदर पहुंचना है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ मीट करना है, मतलब भेंट करना है। और इस इंट्रोगेशन के दौरान अगर आयोग आपको कुछ क्वेश्चन करता है तो उसका सही सही जवाब देना है, लेकिन उतना ही देना है जितना आप खुद के खिलाफ गवाह बन के खुद को फंसाने के लिए कहते हैं। मतलब
आपको खुद के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे आपको पेनल्टी हो, पनिशमेंट हो। ये अधिकार आपको आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है कि कोई भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए कोई कॉम्पेल नहीं कर सकता, मतलब बाध्य नहीं कर सकता। ये अधिकार आपको दिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आयोग अगर सेटिस्फाई होते हैं इंट्रोगेशन से, आपको अगर जाने के लिए परमिशन देते हैं, तो आपको जाने से पहले, मतलब पुलिस स्टेशन छोड़ने से पहले या कोई एजेंसी छोड़ने के पहले, आपको उस ऑफिसर को बोलना है कि सर इस पर मुझे अटेंड कर दीजिए, मतलब मैं आया था, इसके ऊपर लिख दीजिए नोटिस के ऊपर। तो आपका जो ओरिजिनल नोटिस है वो बाहर निकालिए और उसको पास दीजिए और कहिए सर इस पर थोड़ा अटेंड कर दीजिए। तो वो अटेंड कर देगा, मतलब एक सील देगा, ऑफिशियल सील, और उसके सिग्नेचर और डेट और टाइम, मतलब कहां कब आप आए थे और कब आपका इंट्रोगेशन खत्म हुआ, ये उस पर मेंशन होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, घर लौटना है, या कहीं और आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसके बाद आपको बेल के लिए अप्लाई करना है। ये मेरा सजेशन है। अगर आप चाहते हैं कि बेल ना ले तो आप नहीं भी ले सकते, क्योंकि 7 साल के नीचे वाला जो पनिशमेंट है क्राइम के लिए, उसमें बेल लेना मैंडेटरी नहीं है। तो आप बेल नहीं भी ले सकते, लेकिन मेरा सजेशन है बेल लेने से आपको अच्छा होगा। लेकिन ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप बेल ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नया कंटेंट के साथ। ये जो नया कानून आया है इसके ऊपर मेरा कंटिन्यूअस वीडियो आता रहेगा। आप सिर्फ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आज के लिए धन्यवाद।